This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः फाल्गुन शुद्ध षष्ठी दिनांक 19 मार्च 2021 मदनगन मधुकोष्टिका उपशय शंखं चक्रं जलविहां दहदन्तघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुककटिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनः प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वेदऋतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्परेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हेतु व्याधि विपर्यस्त विपर्यस्तार्थकारिणाम् औषधान्न विहाराणाम् उपयोगं सुखावहम् विद्यातुपक्षयं व्याधेः सहि सात्म्यमिति स्मृतः विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्याभिसंवृत्तः। उपशयमा हेतु व्याधि इत्यादि हेतुर्बाह्य आभ्यन्तरश्च व्याधिर्ज्वरादिः एतयोः हेतुव्याध्योः व्यस्तसमस्तयोः विपर्यस्ताः विपरीताः एतयोरेव व्यस्तसमस्तयोः विपर्यस्तार्थकारिणः विधानसमाधर्मिणोऽपि प्रभावात् रोगप्रशमकारिणः एवं विधाय औषधान्न विहाराः भेषज आहार आचाराः तेषाम् उपयोगम् आचरणं सुखावहं सुखकरम् उपशयं विद्यात् उपशयाख्यं जानीयाद् व्याधेः। तर्हि औषधान्न विहाराणां यः हेतुव्याधि विपर्यस्त विपर्यस्तकारिणाम् औषधान्न विहाराणां यः सुखावहः उपयोगः तं व्याधेः उपशयं विद्यात् तस्यैव पर्यायः सात्म्यम् इति। विपरीतः अनुपशयः व्याध्यसात्म्य अभिसंज्ञितः इति। तो हेतु विपरीत व्याधि विपरीत हेतु व्याधि विपरीत और हेतु विपर्यस्तार्थकारी व्याधि विपर्यस्तकारी हेतु व्याधि विपर्यस्तार्थकारी ये छह जो औषध अन्न और विहार इनके उपयोग तो इसको अलग अलग करेंगे। सुखावह तो केवल तात्कालिक सुख देने वाले नहीं लेकिन सुख का अनुबंध निर्माण करने वाले दीर्घकालीन सुख देने वाले ये जो है व्याधि के साथ में इस प्रकार के बताए जाते हैं, ये विषय बताए जाते हैं उसी को व्याधि का साथ में इस प्रकार का कहते हैं। और उसके विपरीत जो है वो अनुपशय कहलाता है और व्याधि असाध्य इस प्रकार से बताया जाता है।
चरकेपि युक्तम सात्म्यार्थ ही उपशयार्थ। तो चरक ने भी कहा है कि सात्म्यार्थ ही उपशयार्थ इस प्रकार का है। ही शब्दः पादपूर्णे सुखावमिति सुखम रोग निवृत्ति लक्षणम यथा विपथि लोके भारापगः सुखिनः संवृत्ताः स्मः इति तत्सुखम आवहति सम्यक आयत्या अनुबंधेन च करोति इति स्वभाव। तो ये सुख लाने की जो प्रक्रिया है वो अच्छी तरीके से दीर्घकालीन और उसके सातत्य उसका बना रहता है। इति सुखावः एतेन सदा तृष्णा नवज्वरिणः शीतलजलपानं तत्काल सुखकरं नोपशयः इति तात्पर्यार्थः। सदा तृष्णा नवज्वरी, इसमें शीत जलपान तात्कालिक सुख देने वाला यद्यपि हो तथापि दीर्घकालीन वो सुख नहीं है, तो वो उसको उपशय नहीं कहेंगे। अत्र औषध अन्न विहाराणाम इति उपलक्षणम तेन देशकालोऽपि बोद्धव्यम्। औषध अन्न विहार ये उपलक्षण मानकर चलना चाहिए। तो केवल वो ही अपेक्षित है ऐसा नहीं, देश और काल भी इसमें अपेक्षित इस प्रकार के है, क्योंकि मानस भाव वगैरह भी इसमें आवश्यक है। अतएव वृद्धभागवतेन व्याध्यादि विपरीतम अभिधाय एतेन देशकालो व्याख्यातम् इति आख्यातम्। इसलिए वृद्धभागवत में अष्टांग संग्रह में एक ग्रंथ देखना चाहिए। व्याध्यादि विपरीत अभिधाय, उसमें सिर्फ व्याध्यादि विपरीत इस प्रकार का कहा गया है। तेन देश कालो में व्याख्यातम इति आख्यातम, इससे देश और काल ये भी बताया गया, ये बताया है। सुदांत सेनोपि आह सुखानुबंधो यो व्याधि हेतु व्याधि हेत्वादि विपरीत कहा। देशादिकश्चोपशय नेयोनुपशयो न था, नेयोनुपशयो न था। जो व्याध्यादि विपरीत का इस प्रकार का सुखानुबंध हेतु जो है, देशादिकश्च और देश वगैरह भी, उपशय नेय, उसको उपशय समझना चाहिए। अनुपशय अन्यथा, अनुपशय उसके विपरीत इस प्रकार का होता है। संक्षेपतस्तु लक्षणम औषधादिजनितः सुखानुबंधः उपशया इति। तो औषधादि जनित सुखानुबंध उपशय है, ये उसका संक्षेप में लक्षण है। सृक् चंदन वनिता आदि उपभोग जनित सुख निवृत्त्यर्थम औषधाधिपतम। अनुबंध शब्दश्च अपथ्य जनित तदात्व सुख से व्यवच्छेदार्थः। तो माला धारण करेंगे, चंदन का लेप लगाएंगे, वनिता का उपभोग लेंगे, ये सब जो है उपभोग जनित सुख निवृत्त्यर्थम, तो इससे भी सुख होता है। तो व्याध्यादि विपरीत इस प्रकार का चाहिए, इसलिए औषध ये पद डाला है। अनुबंध शब्दश्च अपथ्य जनित तदात्मक सुख व्यवच्छेदार्थः। और अनुबंध से अपथ्य जनित तो तात्कालिक सुख मिलता है, उसका व्यवच्छेद करने के लिए है। एतदपि उदाहरण दर्शन परम न तो लक्षणम औषधादीनां हेतु विपरीतादीनां च परस्पर विचारेण लक्षणत्वायोगात्। फिर भी ये उदाहरण पर इस प्रकार का ही है, ये लक्षण नहीं हो सकता। औषधादीनां हेतु विपरीतादीनां च परस्पर व्यभिचारेण लक्षणत्व अयोगात्। औषध, हाँ, जो हेतु विपरीत वगैरह जो है उसका परस्पर व्यभिचार होने के कारण लक्षणत्व उसमें नहीं होगा इस प्रकार से। तस्मात् सम्यक व्याधि दुखोपशम हेतु उपशय सात्वम उपशय इति वा लक्षण औषधजनित सुखा औषधजनित स्थानबंध उपशय इति वा लक्षण। तो औषधादीनां हेतु विपरीतादीनां च परस्पर विचारेण लक्षणत्व अयोगात्, ये थोड़ा समझने की बात इस प्रकार की है कि औषधादि और हेतु विपरीतादि, इनका परस्पर व्यभिचार होने के कारण उनमें ये लक्षण बैठता नहीं है। औषधादि जनिता स्थान बंधः उपशयः, इस प्रकार का कर लेंगे तो
इसमें एक अहम मुद्दा है, औषध वास्तव में हाँ, सब कुछ जानकर प्रयुक्त होना चाहिए। कि ये इस प्रकार का रोग है, ये दोष है, ये अवस्था है, इसलिए ये औषध मैं इस मात्रा में इस अनुपान से दे रहा हूँ जिससे इतने दोष का शमन हो जाएगा, शोधन हो जाएगा। अभी औषधादि जनित उपशय ये जब बताते हैं, औषध जनित उपशय ये जो बताते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने ऐसे ही मेडिसिन दे दिया, औषध दिया है, अब उससे ठीक लग रहा है तो हम समझेंगे कि हाँ, हमने जो प्रयोग किया है बराबर है, इस प्रकार से। अगर फायदा नहीं होता है या फिर नुकसान होता है, कुछ लक्षण बढ़ जाते हैं, अन्य लक्षण निर्माण हो जाते हैं, तो वो अनुपशय इस प्रकार का। तो इसमें औषध होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये एक अलग बात रहेगी। दूसरी, अन्न और विहार, आहार और विहार, ये जो बातें कही गई है, या देश और काल, ये जो बातें कही गई है, ये मरीज ने खुद ट्राई करने के लिए देखी है औषध के रूप में, या ये हो गए हैं और उससे पता चला अरे ये करने से मुझे फायदा मिला है, मुझे राहत मिली है, तो ये उपशय में बताया जाएगा इस प्रकार का। अभी ये जो बात व्यभिचार की कह रही है, तो औषधादीनां हेतु विपरीतादीनां च परस्पर व्यभिचारेण लक्षणत्व अयोगा। ये मेरे ध्यान में फिर भी नहीं आ रहा है कि हेतु विपरीत इस प्रकार का औषध है, अन्न है, आहार है, इस प्रकार का, और उससे उपशय होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं। व्यभिचार हुआ यानी कि मतलब उससे उपशय होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं, तो शायद ये बात बनती है कि हम सोच समझकर ये बात कर रहे हैं या सोच समझकर नहीं कर रहे हैं। तो सोच समझकर अगर ये बात होती है तो वो निश्चित रूप से उपशय इस प्रकार का होगा। लेकिन ये अगर उपशय नहीं होता है तो न्यूट्रल स्थिति होती है, नहीं तो अनुपशय हो जाता है। ये भी एक बात हम इस प्रकार की है, और फिर वो उपशय कहना कहने के लिए लायक इस प्रकार का नहीं रहेगा, व्यभिचार दर्शन उसमें होने के कारण। ये सबसे अहम मुद्दा है, खास करके विदेशों में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ के खाने पीने के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती, वहाँ के हवामान के बारे के बदल के बारे में जानकारी नहीं होती, या फिर अन्य कोई देश हेतु, काल हेतु वगैरह के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो अगर हम पूछेंगे कि किन चीजों से आपको अच्छा लगता है और दीर्घकाल अच्छा लगता है, और किन चीजों से आपकी तकलीफ बढ़ जाती है, तो ये अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो बताओ। जनरली ये लोग सेंसिटिव रहते हैं, ज्ञापक रहते हैं, और बताता है कि ये करने से मुझे तकलीफ बढ़ जाती है, ये करने से मुझे राहत मिलती है, इस प्रकार से। और नहीं है तो वो अनुभव लेने की कोशिश करेंगे और फिर आपको बताएंगे। तो ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद इस प्रकार का है कि इससे इसको अंतशय इस प्रकार का आ रहा है या इससे इसको उपशम आ रहा है, तो कम से कम दोष के बारे में तो हम सोच सकते ही हैं कि शैत्य से मानो वृद्धि हो रही है तो वातक वो दोष होने का संभव ज्यादा है, शैत्य से राहत मिल रही है तो पित्त दोष होने की संभावना इस प्रकार की है। तो उनके अनुभवों के आधार पर हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि इस दोष का प्राबल्य है, ये व्याधि हो सकता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और ये एक अच्छा उपाय रहता है कि उनको बता देना कि जिससे आपको तकलीफ होती है वो सब बातें छोड़ दो, और जिससे आपको रिलीफ मिल रहा है, राहत मिल रही है, वो बढ़ाने की कोशिश इस प्रकार से करो। तो उन्हीं से ये एक्सपीरियंसेस हम अगर जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है।
यहाँ एक ऐसा हुआ था कि फोर्जिंग इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको उनके मन में कुछ डाइवर्सिफिकेशन आया और उन्होंने आयुर्वेद और आईटी इस क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए सोचा। तो उन्होंने कई लोगों को आमंत्रित किया, उन्होंने एक एजेंसी उसके लिए अपॉइंट की थी। तो उन्होंने काफी लोगों से परामर्श किया और एक मीटिंग हुई। उस समय मेरे नाम का सुझाव किसी ने नहीं दिया था, तो मैं उसमें शामिल नहीं था। लेकिन वो मीटिंग फ्रूटफुल नहीं रही। और उसमें से कुछ नतीजा निकला नहीं। फिर बाद में उन्हें पता चला कि हमने तो स्कंद कोश का कार्य किया है आयुर्वेद और आईटी से संबंधित। तो फिर मेरे पास पहुंचे। तो उनकी कल्पना थी कि आयुर्वेद के बारे में जितने भी अनुभव है लोगों के, सामान्य लोगों, वो सब इकट्ठा करेंगे। और समझ लेते हैं कि 98% अनुभव बेकार है, उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन 2% अनुभव जरूर ऐसे होंगे कि जिसके ऊपर हम जिक्र कर सकते हैं, आगे सोच सकते हैं। और उस 2% के लिए 100% इकट्ठा करना जरूरी है। तो मैंने कहा ठीक है, ये आपका जो सुझाव है बोलना ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि हम ज्येष्ठ वैद्यों के अनुभवों का संकलन करें। वो ज्यादा आसान है, वो सीमित क्लास इस प्रकार का रहेगा। और जिनकी कोई किताब नहीं है, जिनके कोई छात्र नहीं है, इस प्रकार के बुजुर्ग वैद्य जो 65 के ऊपर है, उन्हीं से हम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो वो बोले कि ठीक है, हार्ट, लिवर और लंग, इन 3 अवयवों को ध्यान में रखकर इसके बारे में करो। तो हमने एक क्वेश्चनर इस प्रकार की बनाई। ऑडिबल में एक 15 वैद्यों को चुना। फिर उन्होंने मुझे न्योता दे दिया चर्चा करने के लिए। जब मैंने ये सुझाव दिया तो हमारी मुलाकात निश्चित हुई थी 15 मिनट के लिए। वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है। और बम्बई में मुलाकात निश्चित हुई थी। और विले पार्ले में ये कुर्ला कॉम्प्लेक्स के नजदीक इस प्रकार से। मैं यहाँ से कार से गया था, वो हेलीकॉप्टर से आए वहां पे सीधे। और वास्तव में 15 मिनट की मुलाकात पौना घंटे तक चली। और वो बड़े प्रसन्न रहे और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका सुझाव ज्यादा अच्छा है, वैद्यों का ही हम करेंगे इस प्रकार से। और फिर उन्होंने फाइनेंशियल फंडिंग भी किया। हमने वो कार्य पूरा किया, उनको सौंप दिया। बाद में उनका इंटरेस्ट बदल गया। अब उसका आगे क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन ये कल्पना ऐसी है कि जो किसी भी पीरियड में काम में आ सकती है। हमें लगातार इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। उस जमाने में तो बहुत ही कम वैद्य इस प्रकार के थे कि जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले हैं, और ज्यादा उनकी किताबें वगैरह कुछ नहीं, उनका छात्र परिवार इस प्रकार का नहीं है। तो उनसे अनुभवों का संकलन करना ये काफी अहम अहम इस प्रकार का मुद्दा था। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें कई प्रकार के अनुभव शामिल हो सकते हैं कि मैंने इस प्रकार से इस्तेमाल किया और ऐसा ऐसा हुआ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। फिर आगे चलकर हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो औषधि बाढ़ नाम की एक किताब है, पब्लिश हुई है, हिंदुस्तानचा वैद्यराज अर्थात औषधि बाढ़। और इसमें 3 बड़े वैद्यों के औषधि बाढ़ पब्लिश हुए हैं। उसमें सब नुस्खे हैं कि इस रोग के लिए ये देना, इस रोग के लिए ये देना, इस प्रकार से। फिर भी उसका एक अलग महत्व इस प्रकार का है और उसके बारे में हमें सोचना है। तो
जिस किसी चीज से लोगों को राहत मिलती है और जिससे तकलीफ बढ़ती है, ये बहुत ही आसान सवाल हो सकता है, लेकिन उसका उत्तर बहुत अच्छे तरीके से आ सकता है। मैंने ये भी केस काफी बार बताई है। एक 27 बरस की युवा लड़की मेरे पास आई थी और उसकी मुख्य कंप्लेंट थी पीठ में दर्द होना इस प्रकार से। और उसके लिए एमआरआई वगैरह हुआ था और ऑपरेशन का सुझाव मिला था, वो ऑपरेशन नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मेरे पास आई। तो मैंने एक सादा सवाल पूछा कि तुम्हारी तकलीफ कब बढ़ती है, किससे बढ़ती है? तो उसने सीधा जवाब दिया कि जब मैं सोचती हूँ तो तकलीफ बढ़ती है। तो स्वाभाविक रूप से अगला सवाल था, किसके बारे में सोचती हो, क्या सोचती हो? तो उसने हकीकत बताई, और ये हकीकत बड़ी दर्द भरी इस प्रकार की कि वो खोजा जमात की थी और 13वें बरस में, 12वें बरस में शादी होगी, 13वें बरस में पहला अपत्य हुआ, लड़का हुआ, 14वें बरस में तो दूसरा लड़का हुआ, और फिर 17वें बरस में टिबेक्टमी करके तलाक दे दी। हाँ, और वो बताने में बहुत सीधी सादी थी। वो मैंने देखा कि ह्यूमरस की हड्डी अच्छी तरीके से ठीक नहीं हुई है। तो मैंने पूछा ये क्या हुआ? तो बोली वो पीटता था तो हड्डी टूट गई, उसको कुछ किया ही नहीं, तो ऐसे ही टेढ़ी ही हिली इस प्रकार से वो बहुत सिंपल शब्दों में बता रही थी। तो मैंने कहा कि फिर तुमने क्या किया? तो बोली कि मैं मायके चली आई, लेकिन लड़कों को पति के साथ छोड़ दिया, पति के यहाँ छोड़ दिया। तो मैंने ऐसा क्यों किया? तो बोली वो अमीर था, हम बड़े बड़े गरीब थे, तो हमने सोचा कि हम अच्छी परवरिश लड़कों की नहीं कर पाएंगे, इसलिए बच्चों को छोड़ दिया। और वैसे वो उसकी पांचवी पत्नी थी। तो ये भी बड़ी अजीब चीज है, वो यही प्रकार का करता आ रहा था। एक लड़के शादी करके ना, लड़के होने के बाद छोड़ देना इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि फिर क्या हुआ? तो बोले कि नहीं, मेरी तो शिक्षा कुछ पढ़ाई नहीं थी, तो किसी एक कारखाने में नौकरी मिल गई, अकुशल कामगार करके, और वहां पे जॉब कर रही हूँ। अभी 10 बरस हो गए उसको भी। तो मैंने कहा ये तो काफी पुरानी बात हो गई कि तुम 10 बरस से इस प्रकार से अलग रही हो, तो अभी क्या हुआ? तो बोली कि मैं बम्बई गई थी और मैंने लड़कों को देखा किसी एक फंक्शन में। तो फिर मेरे मन में हाँ, ममत्व जागृत हुआ और मुझे लगा कि कम से कम एक लड़का तो मेरे पास होना चाहिए था। और फिर इस सोच से पीठ दर्द शुरू हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये कारण है तो सर्जरी ये कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। तो मेरे विचार बंद हो जाते। तो बोले कि मैं तो विचार कर कर के थक चुकी हूँ, मैं नहीं अब सोच सकती हूँ, तो तुम ही मुझे कुछ रास्ता बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, अभी फिलहाल ऐसा करते हैं, तेल लगाना सीखना और कुछ भी कर दवाइयाँ शुरू करते हैं ताकि थोड़ी राहत इस शिद्दत में मिले। लेकिन ये मूल रूप से उपचार नहीं है, मूल रूप से उपचार तुम्हारी सोच बंद होना यही है। तो मैंने कुछ जानकारी हासिल की। और फिर मैंने 3 ऑप्शंस उसके सामने रखे। एक पहला ऑप्शन था कि पति पर मुकदमा चलाना और एक लड़की की वापसी न्यायालय से प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन था कि टिबेक्टमी का ऑपरेशन रिवर्स करने की कोशिश करना और फिर दूसरी शादी करना, क्योंकि उसकी उम्र जस्ट 27 थी। और तीसरा ऑप्शन था कि जैसे तुम 10 बरस में ये सब भूल चुकी हो, उसी तरीके से उसको भूल जाना, आगे कुछ करना नहीं उसके बारे में। जैसे पहले जी रही थी वैसे, जैसे कि लड़के हमें मिले ही नहीं है, इस प्रकार से सोच कर करना। तो वो बोले कि मुझे 15 दिन की मदद चाहिए, मैं सोचती हूँ। मैंने कहा आप जितना चल रहा है, समय लेना चाहते हो ले लो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं।
15 दिन के बाद उसने निर्णय ले लिया कि वो तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे, और वही सही निर्णय था, क्योंकि ये तो गरीब थे, वो बहुत अमीर था। तो न्यायालयीन प्रक्रिया कितने बरस चलेगी, उसमें से न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, सभी समय संदेहास्पद ही रहेगा। ट्यूबेक्टमी का ऑपरेशन रिवर्स करना वैसे आसान नहीं है, उसका सक्सेस रेट बहुत कम है। और फिर दूसरा, पति कैसा मिलेगा इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो 10 बरस वैसे ही वो जी रही थी, तो वही बेहतर ऑप्शन था कि उसी तरीके से चले इस प्रकार से। तो एक साधा सवाल कि किससे वेदना बढ़ती है, इसके जरिए इतना बड़ा जवाब मुझे मिल गया, और फिर उसमें से ये उत्तर भी मिला, और सचमुच उसने सोचना बंद कर दिया, और आगे कोई नौबत नहीं आई। न कि ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी, न कि पृष्ठ शुल्क की तकलीफ रही। अभी जो रोम के दर्द के लिए वो आती है फिर से, करीबन 30-35 बरस के बाद वो फिर से आने लगी क्लिनिक में। लेकिन ये बात अहम है कि अगर हमें किससे बढ़ोतरी होती है, किससे बढ़ जाता है, इसका पता चलता है, तो शायद उसके लिए हम चिकित्सा कुछ प्लान कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ सोच सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि औषध, अन्न, विहार, देश, काल, या और भी कोई इस प्रकार से मानसिक कारण वगैरह वगैरह इस प्रकार से जो सुखानुबंध निर्माण करने वाला इस प्रकार का है, वो उपशय कहलाएगा, और उसके विपरीत जो है अनुपशय कहलाएगा। अब एनाल्जेसिक्स लेने से उपशय मिलता है कुछ घंटों तक इस प्रकार से, ये वैसे उसको हम उपशय कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे मूल रूप से रोग की शांति तो नहीं होती है, रोग में राहत नहीं आती है, दोष में राहत नहीं आती। तो औषध यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन भी उसमें ले सकते हैं, लेकिन औषध कब रहेगा, आहार कब बनेगा, इसके बारे में बताना मुश्किल इस प्रकार का होता है। मैंने लंघन किया और उससे मुझे राहत मिली, ये भी बात हो सकती है। हाँ। तो जिस किसी चीज से हमें राहत मिलती है, उसका प्रयोग करना है, उसको उपशय के रूप में समझ लेना चाहिए। अभी जब हम क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, तो मरीज कुछ लक्षणों को लेके आता है, समझो 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद वापस मरीज आया, तो हम पूछते हैं कि ये लक्षण का क्या हुआ, इस लक्षण का क्या हुआ वगैरह इस प्रकार से। और ठीक है, अगर जिन लक्षणों में राहत हो गई है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन लक्षणों में राहत नहीं हुई है उनके बारे में हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि क्या करने की जरूरत है, क्या सोचने की जरूरत इस प्रकार की है। तो ये अगर हम करते रहेंगे, और जिससे राहत मिली है, जिसमें राहत मिली है, उसके बारे में आगे उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे अनुपशय हुआ है उसको टालकर उपशय वाली चीजों पर ध्यान देना ये जरूरी इस प्रकार का है। काल एक केस आली, सिरम अमायलेस 350 प्रेग्नन्सी 7 मंथ आहे, एक पेन्सिलचा बॉक्स रोज खाते, 3-4 महिन्यापासून हा हेतू आहे, सध्या हेतू बंद करायला सांगितला आहे, अजून हेतू विपरीत चिकित्सा काय करता येईल? मृत भक्षण पांडू मध्ये स्नेहपान आणि विरेचन आले आहे, पण गर्भिणी मध्ये हे नहीं करता येणार। इसमें पार्थिव तत्व की कमी होने के कारण ये खाने की इच्छा इस प्रकार की होती है। तो गिरीश कामदुघा ये दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, और इससे कृमि भी बढ़ते हैं, ये भी एक आम चीज है। तो
कृमिनाशक, लेकिन गर्भिणी अवस्था को ध्यान में रखते हुए कृमिनाशक का प्रयोग करना चाहिए। तो बोक्सोर एक अच्छा है, जो कृमिघ्न इस प्रकार का बताया गया है, और रजनी अरुद्रा एक अच्छी है। नींब भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम इस प्रकार का नहीं है। और अभी के हिसाब में गर्भिणी अवस्था जब तक रहेगी तब तक संभल के रहना पड़ेगा, उसके बाद में ज्यादा चिकित्सा दे सकते। तो किससे राहत मिलती है और किससे तकलीफ बढ़ती है, ये सोच समझ कर करना, ये बहुत जरूरी इस प्रकार के केसेस में होता है। और पेशेंट ही हमें सुझाव देते हैं कि इससे तकलीफ बढ़ती है, इससे राहत मिलती है, इस प्रकार से। लेकिन ये पूछना जरूरी है, और न केवल विदेशों में, भारत में भी पूछना जरूरी इस प्रकार का है। तभी पता चलेगा। और सायकोसोमॅटिक केसेस मध्ये अशा सायकोसोमॅटिक केसेस मध्ये होमिओपॅथीचे ची जोड मिळाली तर चांगला फरक पड़तो। ये सही है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ कि आयुर्वेद से ही हमें इसके बारे में पता चले। फ्लावर रेमेडीज जैसे आयुर्वेद में हमें कुछ ढूंढना है, और ये भावनाओं का जो संबंध है उसके बारे में दवाइयां देकर भावनाओं पर नियंत्रण, ये जो अभी एलोपैथी कर रही है साइकोटिक ड्रग्स के, या पुष्पौषधि से लोग करते हैं और फायदा मिलता है, उसी प्रकार का हम आयुर्वेद में ढूंढ सकेंगे, प्रचलन में ला सकेंगे, ऐसा मेरा मंतव्य है। लेकिन इसमें काफी रिसर्च करना पड़ेगा, आसान इतना नहीं है। और बाख ने ये जो फ्लावर रेमेडीज के बारे में जिक्र किया और वो प्रचलन में लाया, उसका बेस किस प्रकार से है, पंच तन्मात्र पंचमहाभूत, इसके आधार पर ये करना है। और अर्क प्रकाश करके एक किताब है, पब्लिश है, इसमें बहुत सारे वनस्पतियों के अर्क के बारे में और उसके उपयोग के बारे में बताया गया है। शायद उसकी सहायता शुरू में ले ले। और ये विभिन्न सुगंधित द्रव्य जो है उसके बारे में कैसे सोचेंगे कि कहाँ, किस मूड में किसका काम भली भांति होगा, इस प्रकार से। तो ये दवाइयों के जरिए हम इसके बारे में कुछ सोच सकेंगे। तो ठीक है, जिस किसी भी तरीके से अगर राहत मिलती है तो उसको कंटिन्यू करना है, ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा, मुद्दा रहेगा। तो तस्मात् सम्यक् व्याधिश दुःखोपशम हेतुरुपशयः सात्म्यपशयः इति वा लक्षणम्। औषधजनित सुखानुबंध उपशय इति वा लक्षणम्। औषधादि के बारे में संदेह है, क्योंकि ये औषध जो है वो औषध कभी होता है, कभी आहार भी औषध होता है, विहार भी औषध होता है, तो उसका परस्पर व्यभिचार यहाँ पे अभिप्रेत है। तो औषध जनित ऐसा ही अगर कहेंगे तो भी ठीक है। सम्यक व्याधि से दुखोपशम हेतु, तो ये सम्यक पद पहले क्यों डाला, ये भी जरा व्याधि जो दुख सम्यक उपशम हेतु, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। व्याधि जो दुख है उसका सम्यक उपशय का जो हेतु है वो उपशय है, उपशम का हेतु है वो उपशय है। सात्म्यम उपशय इति वा लक्षणम्, असंशोधनित सुखानुबंध उपशय।
इति वा लक्षणं चरके आहार आचार देश काल लंघनादीनां द्रव्य अद्रव्य भूतानां औषधत्वेन अभिधाः। तो आहार आचार देश काल लंघन द्रव्य अद्रव्य भूत जो भी है वो सभी औषध से लिए जा सकते हैं। तो केवल औषध जनित सुखानुबंध उपशय इतना ही लक्षण कर सकते हैं, उससे भी कार्य हो जाएगा। तो औषध जनित सुखानुबंध उपशय औषधादि जनित इस प्रकार से न लेते हुए, अथवा सात्म्य उपशय, सात्म्य ही उपशय है, इस प्रकार से बता सकते हैं। अथ येषाम् उदाहरणम्। तो हर चीज में वो उदाहरण बताता है। तत्र हेतु विपरीतानि औषधम यथा शीत कफ ज्वर शुंठ्यादि उष्णम भेषज। शीत कफात्मक इस प्रकार का ज्वर है तो शुंठ्यादि उष्ण इस प्रकार का भेषज, ये हेतु विपरीत है। यदुक्तम शीतेन उष्णकृतान् रोगान् शमयन्ति विषकृता यदि शीतकृता रोगास्तेषाम् उष्णं विषकृता। कि उष्णकृत जो रोग है उसकी शीत ये चिकित्सा है, उसको वैद्य शीत चिकित्सा से शांत करते हैं। और जो शीतकृत रोग है उसके लिए उष्ण ये भेषज इस प्रकार का है। तो वास्तव में ऐसा है कि एलोपैथी में विपरीत इस प्रकार का प्रयोग करना ये एलोपैथी कहलाती है। और समान कार्य इस प्रकार से देने से भी उपशम होता है, तो होम्योपैथी इस प्रकार की है। और आयुर्वेद सर्वसमावेशक है, हेतु व्याधि विपरीत भी है, हेतु व्याधि विपर्यस्तार्थकारी भी है। तो दोनों का समावेश आयुर्वेद में इस प्रकार का होता है। अन्नम यथा श्रमानिलजे ज्वर रसोदन। श्रमानिलज अगर ज्वर है तो उसमें रसोदन देना ये अन्न है। विहारो यथा दिवा स्वप्नोक्ते कफे रात्रो जागरण। कि दिवा स्वप्न से जो कफ निर्माण हुआ है उसके लिए रात्रि जागरण ये करना, ये हेतु विपरीत विहार इस प्रकार का है। तो यहाँ एक अहम चीज ऐसी है कि जिस प्रकार का कारण है उसके विपरीत उसकी चिकित्सा होनी है। रूक्ष गुण से वात बढ़ा है तो ही स्निग्ध का प्रयोग होगा, शीत गुण से बढ़ा है तो ही उष्ण का प्रयोग होगा। रूक्ष गुण से वात बढ़ा है और उष्ण दे रहे हैं, या शीत गुण से वात बढ़ रहा है और उसमें स्नेह दे रहे हैं, ये काम नहीं करेगा। तो हेतु विपरीत यानी कि जिस कारण से बिगड़ा है, चाहे वो आहार हो, विहार हो और कुछ हो इस प्रकार से, तो उसके विपरीत उसकी चिकित्सा होती रहनी चाहिए। तो आतप सेवन से अगर पित्त बढ़ रहा है तो उसमें चांदनी में टहलना ये मेडिसिन होनी चाहिए, ये दवा होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम चंद्रकुटी प्रवाल भस्म का प्रयोग कर सकते हैं कि जो इस प्रकार के आतप में घूमने से जो पित्त प्रकोप हुआ है उसके लिए फायदेमंद इस प्रकार का हो। तो जिस प्रकार के कारण है उसके विपरीत इस प्रकार की चिकित्सा करते रहनी चाहिए, ये हेतु विपरीत चिकित्सा इस प्रकार की कही जाएगी। और कानून को अगर ढूंढेंगे ही नहीं तो हेतु विपरीत चिकित्सा ढूंढ नहीं पाएंगे। करने की तो बात अब ही अलग इस प्रकार की है। तो अच्छी तरीके से ये समझ लेना है कारण क्या क्या है, और फिर उसकी प्रकृति को समझते हुए शीतकृत है तो उष्ण चिकित्सा, उष्णकृत है तो शीत चिकित्सा इस प्रकार से करनी है। अतः व्याधि विपरीतानि औषधम यथा अतिसारे स्तंभनम पाठा तथा शिरेशो विषम हंति। तो व्याधि विपरीत जो है वो अतिसार है, पाठादि स्तंभन देना इस प्रकार का, या फिर शिरीष विषनाशक इस प्रकार का है। तो जो अग्र संग्रह में बताए गए इस प्रकार के मेडिसिन है वो पर्टिकुलरली व्याधि विपरीत इस प्रकार के कहे जाएंगे। और उनका भली भांति अगर हम
प्रयोग करेंगे तो तुरंत राहत इस प्रकार की मिलेगी। खदिरं कुष्ठं हरिद्रा प्रमेहम् नयते दोषम अपेक्षन्ते प्रभावाद रोग प्रशमकारिणः। तो इनको दोष की अपेक्षा नहीं है, प्रभावात रोग प्रशमकारिणः, ये प्रभाव से रोग का प्रशमन करने वाले इस प्रकार के हैं। वाप्यचंद्रस्त्वाह जरादि व्याधिहरं यत् द्रव्यं तदपि दोषप्रत्यनीकं किन्तु दोषप्रत्यनीकात् अस्य अयं भेदः यत् दोषप्रत्यनीकं तत् अत्र तन्न अवश्यं व्याधिहरं यथा वमनलङ्घने कफहरेण कफगुल्मं हरतः। उक्तमि चरके कफे लंघन साध्ये तु कर्तरि ज्वरगुल्मयोः तुल्यप्रदेशकालात् लंघनं न च सम्मतम्। तथा न वामयेत् तैमेरिकं न गुल्मिनं न चापि पाण्डुदररोगपीडितम्। यत्तु व्याधिहरं तदवश्यं दोषहरं तद्व्याधिं शमयेत् तद् आरम्भकदोषमपि शमयति। अन्यथा स रोगो जित एव न स्यात् कारणतावस्थ्यात् इति तत् नातिसङ्गतमिति मन्ये। तो ये घाट सेक्शन इस प्रकार का है और इसमें काफी बहस इस प्रकार की हो सकती है। तो ज्वरादि व्याधिहरम शीर्षो विषम मंति खतिरा कुष्ठम अधिरा प्रमेह न एते दोषम अपेक्षन्ते प्रभावात् रोग प्रशमन कारिणः। इनको दोष समझने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रभाव से रोग प्रशमन करने वाले इस प्रकार के हैं। तो वास्तव में ऐसा होता है, दोष दुष्ट समूर्छना को भंग करते हैं और दोष दुष्ट समूर्छना जब भंग हो जाती है तो व्याधि नष्ट इस प्रकार का हो जाता है और फिर दोषः स्वतः क्रियांतरेण वा निवर्तते। दोष स्वतः ही निवृत्त होता है या अन्य क्रिया करनी पड़ती है उसके दोष के लिए, तभी वो निवृत्त इस प्रकार का होता है। ये आगे आएगा इसके आगे। वाप्यचंद्रस्त्वाह ज्वरादि व्याधिहरम यत् द्रव्यम तदपि दोष प्रत्यनीकम। जो ज्वरादि व्याधिहर द्रव्य है वो दोष प्रत्यनीक भी है, किंतु दोष प्रत्यनीकात् अस्य अयं भेदः, किंतु दोष प्रत्यनीक से इसका ये भेद है यह दोष प्रत्यनीकम तन्न अवश्यम व्याधि है। जो दोष प्रत्यनीक होगा वो अवश्य व्याधि का नाश करने वाला ही होगा, ऐसा नहीं। यथा वमन लंघने कफ हरे न कफ गुल्मम हरता। वमन और लंघन ये कफहर है लेकिन कफ गुल्म का नाश नहीं करते। तो एक मुद्दा हो सकता है, कुछ कैंसर के मरीज का निदान गुल्म इस प्रकार का हो सकता है और उसमें लंघन का रोल नहीं रहेगा। कैंसर एक वृद्धि वाली बीमारी है और वृद्धि तर्पणा कृष्णानुगता, तो उसमें कफ का अनुबंध होता है, इसलिए कफक में चिकित्सा कैंसर में करनी चाहिए या अपतर्पण करना चाहिए, ऐसा बहुत वैद्यों का मानना है। लेकिन हमारा अनुभव बिल्कुल उल्टा है, यह अपतर्पणोत्थ विकार है और इसमें संतर्पण करने की जरूरत रहती है, ये हमारा अनुभव इस प्रकार का रहता है। कफे लंघन साध्य तो कर्तरि ज्वरगुल्मयोः तुल्येऽपि देशकालादौ लंघनं न च सम्मतम्। कफ यद्यपि लंघन साध्य है तथापि वो ज्वर और गुल्म इन दोनों को अगर निर्माण करता है तो देश और काल तुल्य होने पर भी लंघन नहीं देना है इस प्रकार। तो व्याधिहर भेषज और दोषहर भेषज, इसमें अंतर क्या होगा, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। यत्तु व्याधिहरं तद अवश्यं दोषहरं तद व्याधिं शमयेत् तद आरंभक दोषमपि शमयेत्। न वामयेत् तैमेरिकं न गुल्मिनं न चापि पाण्डुदररोगपीडितम्। इनमें वमन नहीं देना है, कफ जो शिविर है तो भी वमन नहीं देना है, क्योंकि उस रोग के लिए उस चिकित्सा का प्रतिषेध इस प्रकार का। तो जो दोषहर है वो निश्चित रूप से व्याधिहर है ही, ऐसा नहीं, लेकिन जो दो व्याधिहर है वो निश्चित रूप से दोषहर है, ये पूर्व पक्ष है। यत्तु व्याधिहरं तद अवश्यं दोषहरं तद व्याधिं शमयेत् तदारंभक दोषमपि शमयेत्। वो व्याधि का शमन करके उसका आरंभ का जो दोष है उसका भी शमन करता है। अन्यथा स रोग जित एव न स्यात्।
अगर ये ऐसी स्थिति नहीं होती तो उस रोग के ऊपर काबू ही नहीं आ जाएगा, उसकी जीत, उसके ऊपर जीत भी नहीं होगी। कारणतावस्था, क्योंकि उसका जो मूल कारण दोष है वो वहीं पे रहा है, सिर्फ व्याधि का नाश हुआ है। तो व्याधि पूरे तरीके से जीता गया ये नहीं होगा। तो नाति संगत विधि नहीं, तो ये ज्यादा संगत नहीं है। यथा दोषा तत्र समवायी निमित्तम वा, दोष वहां पे क्या है, समवायी कारण है या निमित्त कारण है। न तो समवायी निमित्ता भाव प्रयुक्तो नियमेन कार्याभाव, किंतु असमवाय भाव प्रयुक्तो भी। केवल समवाय और निमित्ता भाव से नियमेन कार्याभाव इस प्रकार का होता है, ऐसा नहीं। असमवाय निमित्ता भाव प्रयुक्त तो भी, असमवाय कारण का अगर नाश करेंगे, उसका अभाव हो जाएगा, तो भी कार्य का नाश इस प्रकार का हो जाएगा। यथा कपालमाला संयोग से असमवाय कारण से विनाशादपि घटाभाव, कपाल, दो कपाल इकट्ठा आते हैं और घट बनता है, संयोग से असमवाय कारण से विनाशादपि, अगर इसका विनाश हो गया कपालमाला संयोग का, तो भी घटाभाव, तो भी घट फूट जाएगा, घट नहीं रहेगा। तथा रोगे भी संप्राप्ति लक्षण से संयोग से विनाशात रोगस्य विनाश, उसी प्रकार रोग में भी संप्राप्ति लक्षण जो संयोग है, संप्राप्ति है जिसका लक्षण है, इस प्रकार का संयोग, दोष दुष्य वगैरह इस प्रकार का, विनाशात रोगस्यापि विनाशः, तो संप्राप्ति का भंग हो जाए तो रोग का विनाश हो जाता है। दोष से स्वतः क्रियांतरेण वा निवर्तते, और दोष स्वतः या दूसरी चिकित्सा से दूर हो जाता है। किंच यदि व्याधि प्रत्यनीकम अवश्यम दोषम निर्वर्तयेत्, निवर्तयेदिति, निर्वर्तयेत्, निवर्तयेत्, निवर्तयते चेत् स्वीक्रियते तत्, तदा उभय प्रत्यनीकात् भेदो दुरुपपादः स्यात्। अगर ऐसा मान लेते हैं कि जो व्याधि प्रत्यनीक है वो अवश्य दोष विपरीत भी है, दोष का भी दर्शन करता है, तो व्याधि प्रत्यनीक और उभय प्रत्यनीक में भेद क्या रहेगा, दोनों ही दोनों तरीके का कार्य करने वाले होंगे, तो ये सम्मत इस प्रकार का नहीं है। ननु यदि निमित्त कारण दोषस्तत् कथम तदारब्ध विकारी भोगनादिना दोषहरणं विधीयते, अगर दोष निमित्त कारण है तो उससे आरब्ध जो रोग है उसके वमन वगैरह से उसको निष्कासन किस प्रकार से बताया जाता है, निकालने के लिए कैसे कहा जाता है। दैन दंड कुलादि उच्छेद घटोच्छेद, दंड या कुलाल जो घट को निर्माण करने वाला है, उसका नाश होने पर घट का नाश होता है, ऐसा तो नहीं देखते, निमित्त कारण है दंड कुलाल वगैरह ये सब जो है वो उच्यते। यत्र यावन् निमित्त कारण स्थायी कार्यम तत्र निमित्त कारणोच्छेदादपि कार्यनाश, तो इन्हें निमित्त कारण में एक और वैरायटी ढूंढ निकाली। यावन निमित्त कारण स्थायी कार्य, जब तक निमित्त कारण है तब तक कार्य है, इस प्रकार की अवस्था में निमित्त कारणोच्छेदादपि कार्यनाश, निमित्त कारण का नाश होने से भी कार्य का नाश होता है। यथा वर्तितैल नाशादपि प्रदीप नाश, वर्ती और तेल, इनके नाश से दीप का भी नाश इस प्रकार का हो जाता है। अब इसमें तेल तो ईंधन रूप इस प्रकार का है, वह जलता है, वर्ती केवल तेल को वहां पहुंचाने का काम करती है। वर्ती निकाली गई तो भी दीप का नाश हो जाएगा। उसी प्रकार ये तो वर्ती तो निमित्त कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तेल इसका उपादान कारक इस प्रकार का, समवाय कारक इस प्रकार का। तो एक समवाय कारण, एक निमित्त कारण, दोनों के नाश से कार्य का नाश हो रहा है इस प्रकार से। तो यावत स्थायी निमित्त, ये एक अलग वैरायटी है कि जब तक निमित्त कारण है तब तक कार्य वहां पे उपस्थित रहेगा, कार्य का नाश नहीं होगा। इस प्रकार का अगर कारण है तो निमित्त कारण से भी, निमित्त कारण के नाश से भी कार्य का नाश इस प्रकार का हो जाएगा। तो यावत स्थायी निमित्त इस प्रकार से
तथा भूताश्च दोषाः प्रायशः इति। तो उस प्रकार के दोष प्रायः है। अब जब ये टीकाकार इसके बारे में प्रायशः कह देता है, तो बाकी लोगों के बारे में क्या सोचना? तो दोष और व्याधि में संबंध है क्या? ये बड़ा सवाल है। अभी इनकी जो सोचने की चौखट बताई गई है, उस चौखट में समवाय असमवाय निमित्त इतने तीन ही कारण बताए गए, उसके अलग कोई कारण नहीं है। और समवाय असमवाय कारण के नाश से कार्य का नाश होता है, उसमें संदेह नहीं है। फिर भी निमित्त कारण से भी कार्य का नाश हो सकता है। यावत स्थायी निमित्त इस प्रकार का अगर कारण हो, निमित्त कारण हो, तब तक कार्य रहता है। जैसे वर्ती है यहाँ पे, उस प्रकार से अगर होगे तो हम सोच सकेंगे कि ये निमित्त कारण, दोष निमित्त कारण भी हो सकते हैं। और प्रायशः दोषा तथा विधा, दोष उसी प्रकार के प्राय हैं। अभी ये जो वर्गीकरण है कारणों का, समवाय असमवाय निमित्त इस प्रकार का, उस वर्गीकरण में किसी न किसी तरीके से दोष व्याधि रूप कार्य के कारण होने चाहिए। समवाय होने चाहिए, असमवाय होने चाहिए, निमित्त होने चाहिए, किसी न किसी तरीके से ये देखना पड़ेगा। और निमित्त कारण होंगे तो कार्यनाश कैसे होगा, ये एक अहम सवाल। इसमें एक निमित्त कारण के नाश से कार्य का नाश होता है, ऐसा सभी जगह दिखाई नहीं देता। इन्होंने एक वर्ती का उदाहरण दे दिया, लेकिन दंडकुलालादि उच्छेदे न घटनाशः, दंडकुलाल इनका नाश होने से घट का नाश नहीं होता है इस प्रकार से। तो वास्तव में क्या है ये बड़ी समस्या? दोष और व्याधि के बारे में संबंध किस प्रकार का है, कार्य कारण भाव किस प्रकार का है, और ये किस प्रकार का कारण है, ये एक अहम मुद्दा चर्चा के लिए रहे। तो आज थोड़ा उसके बारे में सोचते हैं, और कल का लेक्चर शायद इसी में चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार का है। आयुर्वेद की दृष्टि से रोग को समझना यानी कि क्या है, ये एक अहम मुद्दा है। वैसे देखा जाए तो मैंने काफी बार इसके बारे में जिक्र किया है। सभी अभी ये जो मुद्दा महत्वपूर्ण है, वो प्रकृति समसमवाय या फिर सत्कार्यवाद या आरंभवाद, इस दृष्टि से इसको देखना जरूरी। दोषों की एक परिणत अवस्था व्याधि है, इसको अगर हम मानते हैं तो दोषों से ही व्याधियों का निर्माण इस प्रकार का होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। नीचे व्याधि के बारे में आकर हम सोचेंगे। अब दोषों का नाश करने से व्याधि का नाश होता है, ये बहुत सारे मरीजों में विशेषण तो अमृत नवज्वराति सारा इस प्रकार की कफे विद्या संयोगे व कफल बने, इस प्रकार के सूत्र आते हैं, वो मन देते हैं और उससे फायदा भी मिलता है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो कारण नाशा कार्य नाशा ये दिखाई देता है। अगर हम समझ रहे थे कि दोष समवाय कारण इस प्रकार के हैं, तो उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अभी समवाय कारण केवल द्रव्य हो सकता है, ये अलग उनका सिद्धांत इस प्रकार का। यत् समवेतन कार्य उत्पद्यते समवाय कारण यथा तंतवः पटस्य पटस्य स्वगत रूपा, जिससे समवाय संबंध रखकर कार्य निर्माण होता है, वो समवाय कारण होता है। जैसे कि तंतवः पटस्य, तंतु पट का कारण है, पटस्य स्वगत रूपादय है, और पट जो है वो उसका जो रूप है उसका कारण, इस प्रकार का। अब फिलहाल रोग है क्या? तो रोग वास्तव में लक्षण समुच्चय है। अब जैसे कि हमने पहले बहस की है कि ये लक्षण रोगों के कार्य इस प्रकार के।
तो वास्तव में दोष से रोग उत्पन्न होता है, व्याधि जन्म होता है, और फिर उसके आगे उस व्याधि के कार्य के स्वरूप में लक्षण इस प्रकार के आते हैं। अब वास्तव में ये एक अलग एंटिटी है ही नहीं रोग। एक लक्षण समुच्चय पैदा होता है, उसके जरिए हम उसको ये रोग है इस प्रकार का मानते हैं। ऐसी स्थिति है बुद्धिस्थिकृत पदार्थ। इस प्रकार का लक्षण समुच्चय होगा तो डोर कहेंगे, इस प्रकार लक्षण समुच्चय होगा तो आप साफ करेंगे वगैरह वगैरह, इस प्रकार से बातें की जाए। और इनकी सिस्टम में देखा जाए तो दोष द्रव्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उससे एक व्याधि रूप कार्य निर्माण होता है, और उस व्याधि रूप कार्य से आगे लक्षण रूप कार्य ये निर्माण होता रहता है। अब व्याधि क्या है? व्याधि को हम द्रव्य में नहीं गिन सकते, ये बात सही है। अगर यह हमारा ज्ञान है तो ये बुद्धि है, आत्मगुण है, गुण है। अंतिमतः ये क्या होगा तो गुण होगा इस प्रकार का। अभी संयोग ये गुण है, और संयोग से पट बनता है, तंतु संयोग से पट बनता है। तो ये असमवायी कारण इस प्रकार का है। कार्येण कारणेन वाच एकस्मिन् स्थाने समवेत कारणम असमवायी कारण, ये जो बात तर्क संग्रह में बताई गई है। तथा तंतु संयोग पटस्य तंतु रूपम पटगत रूपस्य। तंतु संयोग ये पट का कारण है, और तंतु रूप पट रूप का कारण इस प्रकार का है। जिस रंग के तंतु होंगे उसी रंग का पट इस प्रकार का बनेगा। तो असमवाय कारण ये भी एक हो सकता है दोष के बारे में, अब अगर हम सोचेंगे। और यहाँ दोष दृश्य समूर्छना ये एक संयोग है, जो कारण रहेगा कार्य का, व्याधि का कार्य का कारण का, और व्याधि कारण रहेगा लक्षण का इस प्रकार से। तो परंपरा से दोष दृश्य समूर्छना रूप संयोग ये व्याधि का कारण रहेगा, यानी कि उसके जो लक्षण है उसका कारण इस प्रकार का बनेगा। असम असमवाय कारण आणि निमित्त कारण यात काय फरक, यात काय फरक है? तो पहले हम ऐसा करेंगे कि जो तर्क संग्रह के मूलभूत उदाहरण है वो समझने की कोशिश करें कि कोई एक कार्य बनता है तो उसमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। ये तंतु और पट, या मृतकपाल और घट, इन उदाहरणों से आरंभ करते हैं, और फिर बाकी उदाहरण भी इसमें सोच लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या बनते हैं, पदार्थ किस प्रकार से बनते हैं, कार्य किस प्रकार से निर्माण होते रहते हैं, और उसमें कारण क्या क्या होते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। और फिर रोग की तरफ उतर आएंगे कि रोग ये कार्य हम किस प्रकार से समझेंगे। तो ये सभी एब्स्ट्रैक्ट है थोड़ा सा, और समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा समझाने की। अब जैसे मैंने कहा कि पहले ये समवाय असमवाय निमित्त कारण, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तंतु पट कपाल और घट, इन उदाहरणों को लेकर, और फिर आगे बाकी व्यावहारिक उदाहरण ले लेंगे, और फिर रोग पर उतर आएंगे, वो बेहतर ऑप्शन इसका करता है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्टेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ
ओम शांति शांति शांति। मेरे पदार्थ विज्ञान की किताब में ये है सर, इसमें संदेह नहीं है। मैंने अच्छी कोशिश की है इसमें, लेकिन ऐसा है कि अब पदार्थ विज्ञान पढ़ना वास्तव में जरूरत है क्योंकि पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद अलग नहीं है। जो मराठी छात्र है उनके लिए अच्छी अ, ये रहेगी, सुविधा रहेगी कि पदार्थ विज्ञान की किताब पढ़े मूल रूप से और समझने की कोशिश करें। नहीं तो हमें फिर से तर्क संग्रह वगैरह इस प्रकार से सीखना चाहिए, तो शायद इसके बारे में कुछ बात हो सके।